हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और सभी का आशीर्वाद आईएएस के चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और सभी बच्चे यहाँ पर आ जाएं। और ठंड का मौसम तो चल ही रहा है, तो सारी क्लासेस हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस ले रहे हैं। और करंट अफेयर में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, करंट अफेयर का योगदान तो हर फील्ड में होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम लोग सारी न्यूज़ एनालिसिस भी करेंगे आगे चल के, पर यहाँ पे सारे बच्चे जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज की जो तारीख है, आज की जो तारीख है वो है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर दिन मंगलवार है। और कुछ ही दिन बचे हैं 2026। जिंदगी के टाइम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लोग बोलते हैं साल बढ़ रहे हैं, पर जिंदगी के साल कम हो रहे हैं। पर यहाँ पे अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से बैठे हैं तो 1 साल 2 साल उन सालों में से निकाल लीजिए जो साल आपकी जिंदगी के बीत जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। पर उनको अगर आप पढ़ाई के लिए निकाल लेते हो तो ये 1 साल अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, 24 घंटे में 24 घंटे में 8-8 घंटे के 3 स्लॉट बना लीजिए। 8 घंटे सो जाइए, 8 घंटे खेलें कूदें सब कुछ करें, पर 8 घंटे अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं 1 साल तक बराबर, उसके बाद चीजों का छोटा छोटा एनालिसिस भी करेंगे तो आप यूपीएससी तक भी निकालने का दम रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, देखिए पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। क्वेश्चन है, देखिए लिखा हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक, तो पेमेंट बैंक कौन सी होती है। देखिए पेमेंट बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो हमारा एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जिसको 1935 में स्टैब्लिश किया गया था। 1 अप्रैल को 1935 में स्टैब्लिश किया गया था। और बाद में इसका ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया था, मुंबई से कलकत्ता की, कलकत्ता से मुंबई। जल्दी से बताएं, ठीक है, कमेंट करके बताते रहेंगे। और इसके एजेंट के रूप में एसबीआई काम करती है। और एसबीआई इस समय दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों में या सबसे बड़ी ब्रांचों के हिसाब से जानी जाती है। और सबसे ज़्यादा कस्टमर है, क्योंकि कम से कम 60 करोड़ 60 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर रखने वाली पहली बैंक बन चुकी है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की प्रचलित अनुमोदन मिली है किसको, किस पेमेंट बैंक को मिली है, किस पेमेंट बैंक को मिली है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक का ऐड भी बहुत टीवी पे आता है। फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पेटीएम होगा, फिनो पेमेंट्स होगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक होगा या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो भी देख ले। विच पेमेंट्स बैंक रिसेंटली रिसीव आरबीआई इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये सभी जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर, इनमें ज्यादा आपने देखा होगा कि इनका जो भी आ, पैसे का प्रोसेस होता है वो सारा का सारा ऑनलाइन है, कैशलेस है। ठीक है, जिससे ही उन्होंने शुरुआत करी है, इन बैंकों ने वहीं से शुरुआत करी है। पर अब देखिए, उनकी बात कर रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में भी काम करेगी, किसको किसको अनुमोदन मिल गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक। और फिनो पेमेंट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए भी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप बैंकिंग के मंच पर हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में पेपर देना चाहते हैं, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे आईबीपीएस का बोर्ड हो, चाहे आपका एसबीआई हो, चाहे आरबीआई हो, किसी भी सेक्टर में आप जाते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, फिनो पेमेंट्स बैंक सिस्टम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई अब छोटे छोटे जो लाइंस हैं इनको भी ध्यान देना है कि आंसर जो यहाँ पे बी दिया है कि फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी में बदलने के लिए आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश का एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्राप्त हो गया है। यह कब मिला है, तो ये भी बहुत पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि 5 दिसंबर 2025 को घोषित किया गया
ठीक है। और फिनो ने जो अपनी स्टार्टिंग करी थी वो 2017 में करी थी। फिनो ने जो एक स्टार्टिंग करी थी वो 2017 में संचालन शुरू किया था। और एसएफबी परिवर्तन के लिए 5 साल की योग्यता भी पूरी कर ली है कि अगर आप किसी फाइनेंस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक क्वालिफिकेशन, एक क्राइटेरिया होता है, वो है 5 साल की योग्यता। पेमेंट बैंक ऋण नहीं देते, ठीक है। पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकते, ऋण नहीं दे सकते, लेकिन 2 लाख से अधिक जमा स्वीकार भी नहीं कर सकते, 2 लाख से अधिक जमा भी नहीं स्वीकार कर सकते, और कोई भी फॉरेन करेंसी में लेन देन भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये लोन भी नहीं देते हैं, ठीक है, 2 लाख से अधिक जमा स्वीकार भी नहीं करते, और किसी भी फॉरेन करेंसी का लेन देन नहीं करते। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी भी आकार की जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक खुल गए हैं, ठीक है। और ये पहले 2 लाख लिमिट होती है, जो पेमेंट बैंक होते हैं 2 लाख लिमिट, शुरुआत 1 लाख से हुई थी। और स्मॉल फाइनेंस बैंक अब किसी भी टाइप की जमा राशि चाहे जितनी ज्यादा हो स्वीकार कर सकते हैं, और ऋण भी, लोन भी प्रदान कर सकते हैं, और सभी बैंकिंग सेवाएं भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो भी बैंकें हैं उन्हीं का एक छोटा स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया गया है, जिसमें बैंकिंग से संबंधित सारी सुविधाएं होंगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो भी ये वर्किंग में रहेगा, अगर आप किसी भी तरह की अपनी जमा तो भी ये स्वीकार करेगा, मतलब सेविंग भी कर सकते हैं। तो जितने भी बैंक के कार्यकाल हैं, कार्यक्रम हैं, वो सारी चीजें अब उसी तरह से ये चलेगा। आरबीआई के निर्देशों के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक कम से कम 25% ब्रांचें रूरल क्षेत्र में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोलनी होती हैं, कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोलोगे, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर बन जाएगी तो छोटी जमा, छोटी चीजें गांव वाले भी जमा कर सकते हैं और पैसे भी निकाल भी सकते हैं, छोटे मोटे लोन भी ले सकते हैं। तो फिनो का पेमेंट बैंक की सीमाओं से सेवाओं का विस्तार करने की अनुमति देता है। अब इंग्लिश में भी वही चीजें हैं। Fino Payment Bank receive RBI in principal approval to convert into a small finance bank. The approval was announced on 5 December 2025. Fino began operation in 2017, fulfilled the 5 years eligibility criteria in SFB conversion. Payment bank cannot offer loan except deposit over 2 lakh at deal in foreign exchange. स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट साइट। जब ये हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है पर्टिकुलर एक बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये डिपॉजिट साइट कोई भी एक्सेप्ट कर सकती, प्रोवाइड लोन्स एंड ऑफर फुल बैंकिंग सर्विसेज। SFB must allocated at least 25% of branches in rural areas under RBI guidelines। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि एक आरबीआई ने एक गाइडलाइन कर दी है कि 25% ब्रांचें इन रूरल एरियाज, आरबीआई गाइडलाइंस। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबू धाबी 2025 के अबू धाबी की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक रेस में तीसरा स्थान प्राप्त करने के बाद 2025 के जो फार्मूला फर्स्ट विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस चालक ने जीता है? ठीक है, मैक्स वेरस्टेपेन, लुइस हैमिल्टन, लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पियास्त्री। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि भाई इंग्लिश में देख लीजिए, विच फार्मूला वन ड्राइवर वॉन द 2025 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल आफ्टर फिनिशिंग थर्ड इन द सेशन एंडिंग अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025? मैक्स, लुइस, लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पियास्त्री। तो यहां पर अगर हम देखें तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा।
अब इसमें देखिएगा यहाँ पर अगर हम सी की बात करते हैं कि लैंडो नॉरिस ने 2025 फार्मूला वन विश्व चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने 2025 अबू धाबी में तीसरा स्थान प्राप्त करके यह खिताब अपने लिए सुनिश्चित कर लिया है। ठीक है सारे बच्चों। अब नॉरिस ने मैक्स वेरस्टैपेन को 2 अंकों के अंतर से मतलब 423 421 से पराजित कर दिया, 2 नंबर से। ये 11वीं ब्रिटिश फार्मूला वन विश्व चैंपियन बने हैं। नॉरिस 2008 के बाद चैंपियन बनने वाले मैकलेरन के प्रथम चालक हैं। क्लियर है ना? तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनको पेपर में बस इतना ध्यान रखना है कि कौन जीता है और कहां से जीते हैं, किस स्थान, बस इससे ज्यादा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। लैंडो नॉरिस won the 2025 Formula One World Championship and he secured the title by finishing third in the 2025 Abu Dhabi Grand Prix. And Norris defeated Max Verstappen by 2 points in the final standing for 23 wish for 21. He became the first British F1 World Champion. मतलब ये पहली 11th नंबर की ब्रिटिश वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में भारत में सशस्त्र बल ध्वज दिवस किस तिथि को मनाया गया? सशस्त्र बल ध्वज दिवस 4 दिसंबर, 5, 6, 7। तो ये 4 डेटें यहाँ पे दी हुई हैं कि किस तारीख को मनाया गया है। ठीक है, तो रिसेंटली अगर हम देखें तो ये जो पर्टिकुलर आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हाल ही में मतलब ऑन विच डेट इज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे हैज बीन ऑब्जर्व रिसेंटली इन इंडिया। राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे 7 दिसंबर, 7 दिसंबर। ठीक है, 7 दिसंबर, 6 दिसंबर, ये सारी डेट हम लोगों ने पढ़ाई है क्योंकि 7 दिसंबर ये देखा था, 6 दिसंबर को क्या था, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। वो सबसे पहले लॉ मिनिस्टर थे एंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उन्होंने बहुत सारा सहयोग किया है। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, पर लिखा नहीं है उन्होंने, केवल सहयोग किया है। कई जगह पे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करना एंड पर्टिकुलर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो बहुत सारे पार्ट हो गए हैं या बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बैग ऑफ बोरोइंग है, मतलब उधार का थैला है। तो यहाँ पर लिखने की बात आ जाएगी तो दूसरा नाम आएगा, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जयंती थी 6 दिसंबर को, आपने देखा होगा, सुना होगा, नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसमें आप देखिएगा पुराने करंट अफेयर भी पढ़े हुए हैं। और आपको खुद ही पता है कि पहले कोई बोलता था कि 3 महीने का करंट अफेयर आएगा, कोई कहता था 4 महीने का आएगा, अब तो 1-1 साल तक चीज़ें आती हैं। तो आप 1 साल तक करंट अफेयर को कंटिन्यू पढ़ें जिससे आपको नॉलेज ग्रोथ होती रहेगी। तो यहाँ पे 7 दिसंबर की बात हो गई है, आपको पता चल गया। तो सशस्त्र बल ध्वज दिवस भारत में प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर? तो सशस्त्र लिखा है मतलब शस्त्र के साथ, तो यह दिन सेना, नौसेना, वायुसेना के सेवा में रह रहे सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध में शहीद हुए जवानों, विधवाओं, उनके परिवार को सम्मानित करता है। इस दिन नागरिकों को रक्षा कर्मियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्वेच्छा से योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस आयोजन की शुरुआत 1949 में रक्षा मंत्रालय की कमेटी द्वारा सेवा कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाने हेतु की गई थी। 1949 की बात हो रही है। ठीक है, हालांकि तब संविधान बन तो चुका था पर आंशिक रूप से लागू हुआ था। पूर्णकालिक रूप से लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950।
7 दिसंबर को औपचारिक स्मरण राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में अपनाया गया। 1993 में विभिन्न कल्याण कोषों को मिलाकर सशस्त्र बल दिवस कोष भी बनाया गया। ठीक है। ध्वज दिवस में प्रयुक्त 3 रंग शामिल किए गए हैं, लाल, गहरा नीला, हल्का नीला। ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई जो अगर हम लाल रंग देखें तो क्रमशः अगर स्टार्ट करते हैं तो सेना के लिए है, नीला कलर नौसेना के लिए है और वायुसेना के लिए हल्का नीला कलर होता है। क्लियर है ना? Armed Forces Flag Day is observed annually on 7 December in India. The day honors serving personnel, ex-servicemen, war casualties, widows and their families from Army, Navy and Air Forces. It encourages citizens to contribute voluntarily to support welfare to defense personnel and their dependents. तो अभी हमने बताया कि भाई 7 दिसंबर को फ्लैग डे मनाया गया, जिसमें सारे सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, विडोज, जो भी फीमेल्स हैं सभी को बुलाया जाता है, सभी की सराहना की जाती है और सभी को सहयोग और प्रोसेस में कहा जाता है कि भाई आप सभी लोग सेना में शामिल होकर इसमें अपना योगदान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने 2025 में प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया? प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया जो अंडर 13 लड़कों और लड़कियों के लिए युवा फुटबॉल प्रतिभा खोज और विकास कार्यक्रम है। ठीक है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और गुजरात। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और गुजरात। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? विच इंडियन स्टेट लॉन्च प्रोजेक्ट महादेवा? ठीक है, ये दिमाग में ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट महादेवा क्या है। तो प्रोजेक्ट महादेवा एक ऐसा यूथ फुटबॉल टैलेंट हंट है जिसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम टारगेटिंग अंडर 13 बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब जो 13 साल से नीचे हैं या 13 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं उनके लिए एक टैलेंट हंट है। जैसा कि अभी आपने देखा स्पोर्ट डे में बोला भी गया है, अभी स्पोर्ट डे पे सरकार ने एक मान्यता प्राप्त करी और एक बिल भी पास किया कि अब जब तक नए ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं जो भी, तो उसमें 12 साल तक के सारे बच्चों में एक प्रतिभा खोजी जाए कि वो किस क्षेत्र में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एक टैलेंट हंट बनाया गया है, जिसमें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 2025 प्रोजेक्ट महादेवा स्टार्ट किया। देश में फुटबॉल को जमीनी स्तर से बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि हॉकी पहले तो एक नेशनल गेम में था, बट पर्टिकुलर देखा जाए तो कोई नेशनल गेम नहीं है। अलग अलग राज्यों में कुछ गेम निर्धारित हैं, बट लेकिन कोई एक नेशनल गेम नहीं है। यह कार्यक्रम पूरे राज्य में अंडर 13 लड़कों और लड़कियों को लक्षित करता है। इसका उद्देश्य है कि जो दूर दराज जिले में प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को कैसे बाहर निकाला जाए, उन प्रतिभाओं को कैसे खोजा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई के साथ खेल भी अच्छा सा खेलते हैं, बट घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो टैलेंट कहीं खो जाता है। तो इस टैलेंट को खोजने के लिए जिले में छिपी हुई फुटबॉल प्रतिभा की पहचान करना है। जिला हो, क्षेत्रीय हो या स्टेट लेवल हो, कुल 60 प्लेयर्स, 30 लड़के और मतलब 30 बॉयज एंड 30 गर्ल्स छात्रवृत्ति के लिए चुने गए। चुने हुए खिलाड़ियों को 5 साल की पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप, जिसमें कोचिंग, शिक्षा, पोषण और फिटनेस शामिल है। प्रोजेक्ट महादेवा में खिलाड़ियों को योग प्रशिक्षकों के तहत पेशेवर फुटबॉल प्रशिक्षण मिलता है। खिलाड़ियों की शैक्षणिक शिक्षा खेल प्रशिक्षण के साथ जारी रहती है। खिलाड़ियों की उचित प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना और मानसिक प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है। तो देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मुख्य आकर्षण है मुंबई में गोट फुटबॉल क्लिनिक में लियोनेल मेसी के साथ प्रशिक्षण भी मिलेगा।
क्लियर है ना? तो काफी अच्छी है। बट यहाँ पे जो 30 बॉयज हैं, 30 गर्ल्स हैं, उनकी अच्छे से टैलेंट हंट में खोज होनी चाहिए, और जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो कैडर या ऊंची पहुंच सोर्स के अकॉर्डिंग ना मिले, सभी को एक टैलेंट के आधार पर मिले। ठीक है। Maharashtra launched Project Mahadeva 2025 in promote grassroots footballs. The program target under 13 boys and girls across the state. The aim is to identify hidden football talent even the remote district. The selection process include district, regional and state level trials. Or a total of 60 players, 30 boys, 30 girls were selected from the scholarships. Clear? So selected player receive 5-year full scholarship covering coaching, academic and nutrition and fitness. तो ये सारी चीजें मैंने समझा दी हैं, इनको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम CREA रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 के दौरान सबसे अधिक PM 2.5 प्रदूषण स्तर दर्ज करने वाला उस महीने का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? प्रदूषित शहर कौन सा है? तो अभी देखिए, पहले हम लोगों ने महाराष्ट्र के बारे में डिस्कशन करी ली है, अब यहाँ पे प्रदूषण की बात करी जा रही है। अब प्रदूषण की बात करी जा रही है कि भैया ऐसा कौन सा शहर है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट CRE रिपोर्ट, विच सिटी रिकॉर्डेड the highest PM 2.5 pollution level in India November 2025 become the most polluted city that month. तो देखिए गाजियाबाद आंसर होगा। गाजियाबाद क्या है? दिल्ली से सटा हुआ एक ऐसा इलाका है गाजियाबाद, जिसके बाद देखा जाए तो और भी बहुत सारे सिटीज हैं आसपास। हापुड़ भी है, ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर है, रामपुर भी है, पर पड़ोस जो दिल्ली पड़ता है। तो दिल्ली की तरह गाजियाबाद भी काफी विकसित एरा हो चुका है, और यहाँ पे वह सारी चीजें दिल्ली का दर्शन कराती हैं जो गाजियाबाद में हो चुकी हैं। तो गाजियाबाद एक बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया भी हो चुका है। प्लस सबसे बड़ी देखिए भागीदारी होती है समाज की। समाज में किस तरह से कौन सी बाइक चलानी चाहिए, कैसा प्रदूषण नहीं करना चाहिए, ये समाज में रहने वालों को देखना होता है। पर समाज में बहुत सारे आजकल देखते हैं आप खुद ही लोग कि कैसे रहते हैं, कहाँ कचरा फेंकते हैं, कहीं भी आग लगा देते हैं, जिससे बहुत सारा गंदा धुआं भी होता है। और ठंड जैसे जैसे बढ़ती है लोग टायर जलाना स्टार्ट करते हैं, जो काफी प्रदूषण बढ़ाता है। तो गाजियाबाद की अगर हम लोग बात करते हैं, गाजियाबाद ने नवंबर 2025 में देश में सर्वाधिक वायु प्रदूषण स्तर दर्ज किया है, जिसमें सूक्ष्म कण पदार्थ 2.5 का स्तर 224 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंचा। ऊर्जा तथा स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र और प्रदूषण मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रकाशित किए गए हैं। दिल्ली में नवंबर 2025 में सूक्ष्म कण पदार्थ 2.5 से 2.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल 29 से 30 नगरों में नवंबर 2024 की तुलना में अधिक प्रदूषण स्तर पाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है ना? गाजियाबाद रिकॉर्डेड द रोस्ट air pollution level in India in November 2025 with PM 2.5 and 225 मीटर। अब देखिएगा नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2025 का विषय क्या है? सेफ स्काईज, सस्टेनेबल फ्यूचर, एविएशन फॉर ऑल, वन स्काई वन वर्ल्ड, ग्रीन विंग्स फॉर फ्यूचर। तो व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2025? ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो मुझे लगता है सबसे अच्छा तो यही है कि सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की थीम क्या है? तो भाई अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन इंटरनेशनल एविएशन की बात अगर हम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। यह वैश्विक कनेक्टिविटी और आर्थिक वृद्धि में नागरिक उड्डयन की भूमिका को उजागर करता है। 2025 का विषय है सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर ऑल। ठीक है, जो ICAO की 80वीं मतलब 80 नंबर की वर्षगांठ को चिन्हित करता है और इस दिवस की जड़ें 7 दिसंबर 1944 को 52 देशों द्वारा सिग्न की शिकागो कन्वेंशन में था। शिकागो कन्वेंशन में नागरिक उड्डयन के लिए इंटरनेशनल नियम स्थापित किए गए और ICAO के गठन में मार्ग प्रशस्त किया गया। क्लियर है ना? तो 7 दिसंबर क्या था? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इसको आप पढ़ लीजिएगा कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन December 7। क्लियर है ना? अब बढ़ते हैं आगे। 2025 में अगर हम देखें भारतीय नौसैनिक एकेडमी, ठीक है, भारतीय नौसैनिक एकेडमी एजीमाला में आयोजित की जा रही एडमिरल्स कप की कौन सी संस्करण है? ठीक है, 12वां, 14वां, 200वां या 16वां। ये देखिए विच एडिशन, संस्करण मतलब क्या हो गया? एडिशन। कौन सा एडिशन की बात करी जा रही है? कौन से एडिशन की बात करी जा रही है? पिछला तो हम लोगों ने देख ही लिया है ना। ठीक है, तो विच एडिशन ऑफ द एडमिरल कप इज बीइंग हेल्ड इन 2025 एट द इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक है, एजमाला। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विच एडिशन, तो यहाँ पे 14 नाम का 14th एडिशन होगा, 14वां संस्करण होगा, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय नौसेना एकेडमी INA, ठीक है, INA इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला 8 से 13 दिसंबर 2025 को एडमिरल्स कप 2025 की मेजबानी कर रहा है। 2025 का आयोजन एडमिरल्स कप का ये 14 नंबर का मतलब 14 नंबर का संस्करण है। 2025 में 35 इंटरनेशनल कंट्रीज भी भाग ले रही हैं। कितनी कंट्रीज भाग ले रही हैं? 35 कंट्रीज भी भाग ले रही हैं। क्लियर है ना? यह चैंपियनशिप 2010 में नौसेना सहयोग और समुद्री भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशानिया और अमेरिका की टीमें भी इसमें भाग ले रही हैं। क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब लिखा है द इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला एंड होस्टिंग द एडमिरल्स कप 2025 8 to 13 दिसंबर 2025। क्लियर है ना? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 2025 में SIR क्या है? ये आप सभी लोग भली बात जान चुके होंगे कि पर्टिकुलर 87 के बाद जो भी चुनाव या इलेक्शन में वोट डाले हैं, अगर आपने वोट डाला है तो आपके पिताजी भी होंगे और पिताजी ने वोट कहाँ डाला था या पिताजी का वोटर कार्ड में आपका नाम है या उनके राशन कार्ड में नाम है, कुछ तो ऐसा प्रूफ दिखाना पड़ेगा। क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से चले आए हैं और यहाँ पे जो थोड़ी सी ढीली प्रक्रिया है और भ्रष्टाचार की वजह से उनका नकली वोटर कार्ड, नकली UID कार्ड बन जाना, जिससे क्या होता है कि कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग यहाँ आपकी नौकरी भी खा रहे हैं, यहाँ आपके उनके रहने से जगह भी कवर्ड हो रही है। आसपास अगर हम देखें
तो जो छोटे मोटे रोजगार हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे अपने भारत में गरीब महिलाएं हैं, हिंदुओं में ही देखा होगा बहुत गरीब गरीब महिलाएं हैं, ठीक है। आरक्षण तो एक क्रीमी फोकस है, जो कहाँ किया जा रहा है मुझे नहीं पता और आप सभी लोग जानते हैं। पर आरक्षण की अगर बात करी जाए तो उन आर्थिक कंडीशन पे दी जाए जिनके घर अगर आप जाएंगे तो 2 टाइम की रोटी भी मुश्किल से खाई जाती है, उनको अगर आगे बढ़ाया जाए तो आरक्षण एक अच्छी बात है। पर मैंने देखा पिताजी ने भी आरक्षण का लाभ लिया, सरकारी नौकरी लग गई। फिर बेटा आरक्षण का लाभ लिया, पढ़ाई भी फ्री करी और फिर सरकारी नौकरी में भी आरक्षण मिल गया। बेटी को भी मिल गया, आगे भी मिलता जा रहा है। परिवार में एक लोगों को आरक्षण मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अच्छे से अगर जीवन चल रहा है तो आरक्षण को त्याग कर पढ़ाई की ओर भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। बाबा साहब अगर अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि भाई 1960 तक चलने दो आरक्षण वगैरह, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। पर ये राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल प्रोसेस, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये चीजें कम नहीं हो पाई। और अगर देखा जाए तो आरक्षण का जो लाभ है केवल उन्हीं को लिए कहा गया था जिनकी भैया आर्थिक कंडीशन खराब है। पर कुछ चीजें उन्होंने बोल दी जिसकी वजह से वो एक एजेंडा बन के रह गया है और अब तो हटाना भी मुश्किल हो जाता है। बट अगर देखा जाए तो गरीबी में जो व्याप्त है उनकी भैया इकोनॉमिक कंडीशन देखो, आर्थिक स्थिति देखो, उस आधार पे भैया आरक्षण दो, ठीक है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन से आरक्षण से पढ़ाई करी थी, उन्होंने भी अपने आप पढ़ाई करी, मेहनत करी, किस किस पद पे रहे हैं आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, क्योंकि 2 चीजें बहुत देश को गर्त में लिए जा रही हैं, एक है आरक्षण और दूसरा है एक कट्टरता, एक धर्म की कट्टरता जो देश को बहुत नीचे ले जा सकती। तो चलिए बात करते हैं 2025 में एसआईआर कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची मतलब इलेक्ट्रिकल रोल का 100% डिजिटलीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। देखो पश्चिम बंगाल ममता जी का है, पढ़ा लिखा ढंग का है नहीं। मैंने अभी क्या बोला, धार्मिक कट्टरता। जब तक एक धार्मिक कट्टरता रहेगी तब तक आप खुद ही देख रहे होंगे बाबरी मस्जिद का निर्माण में जितना अवेयरनेस रख रहे हैं, उमर शेख मिर्जा हो चाहे बाबर हो, कहाँ से हैं पता नहीं, बट उसके लिए जो अवेयरनेस है पर कागज के लिए कह दो तो अलग की बात है, तो इनका तो होना नहीं है। उत्तर प्रदेश की भी बात करें, 70% काफी अच्छा एरा है, 30% आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उस मुद्दे तक जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। पर राजस्थान एक राजपूताना एक ऐसा एरिया है, क्योंकि राजस्थान की बात हम लोग करते हैं तो जोधपुर की बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं, राजा मान सिंह की बात करते हैं, नाहरगढ़ का किला बात करते हैं, आमेर का किला की बात करते हैं। राजसी लोग, पढ़ाई लिखाई में एस्टेब्लिशमेंट, डिजिटल युग तो है ही है, सबसे पहले जयपुर आ जाता है। जयपुर एक ऐसी सिटी, हाईटेक सिटी बन चुकी, ठीक है, जो बेंगलुरु को वगैरह भी फेल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको भी अगर हम देखें तो विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट कंप्लीट 100% डिजिटाइजेशन द इलेक्ट्रल रोल अंडर एसआईआर इन 2025, राजस्थान। तो देखिए राजस्थान विशेष गहन पुनः निरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह घोषणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन द्वारा 6 दिसंबर 2025 को दी गई कि राजस्थान में पूरा डिजिटलीकरण हो गया। राजस्थान में 97% से अधिक मतदाता मैपिंग पूरी हुई, जो भारत में सर्वाधिक है। केवल 3% मतदाताओं को दावों और आपत्तियों के चरण में दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता
होगी। औसतन प्रत्येक मतदान केंद्र पर केवल 30 मतदाताओं को सत्यापन की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है। डिजिटलीकरण प्रणाली में पारदर्शिता में वृद्धि, कागज प्रक्रिया में कमी और त्रुटि जांच की वास्तविकता समय सुविधा सुनिश्चित होगी। राजस्थान में 200 सदस्यीय एक सदनीय यूनिकैमरल विधानसभा है और राजस्थान की राजनीति मुख्यतः द्विध्रुवीय है, जहां मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता है, बाकी पार्टियां नहीं। 2018 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान 25 नवंबर 2023 को हुआ और 200 में से 199 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि कर्णपुर सीट का चुनाव स्थगित कर दिया। Rajasthan became the first state to achieve 100% digitization of electrical roll under the Special Intensive Revision SIR program. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रोग्राम क्लियर है ना। भूमध्य सागर की सुरक्षा है तो बार्सिलोना कन्वेंशन के तहत सशक्त प्रतिबद्धताएं किस COP सम्मेलन में अपनाई गई हैं? ठीक है, यह आंसर आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है ना। तो at which conference where strength commitment adopted the protect the Mediterranean, the sea and the Barcelona Convention? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा COP 2024। अब इसको भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई भूमध्य सागर की सुरक्षा है। देखिए आंसर आपको डी मिल गया है। भूमध्य सागर की सुरक्षा हेतु सशक्त प्रतिबद्धताएं काहिरा में आयोजित बार्सिलोना कन्वेंशन के COP 24 में अपनाई। ठीक है। बार्सिलोना कन्वेंशन भूमध्य सागर को प्रदूषण से बचाने के लिए यूनेप द्वारा संचालित एक कानूनी रूप से बाध्यकारी क्षेत्रीय परिवर्तन समझौता किया। बार्सिलोना कन्वेंशन 16 फरवरी 1976 को अपनाया गया था। यह कन्वेंशन 1978 में लागू हुआ और 1995 में संशोधित कर नया नाम दिया गया कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरमेंटल कोस्टल रीजन ऑफ द मेडिटेरियन। क्लियर है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में शुरू हुई श्योक टनल की लंबाई कितनी है? हाल ही में जो एक टनल की शुरुआत हुई थी, श्योक टनल इनॉग्रेटेड रिसेंटली हैज ए लेंथ ऑफ, उसकी लंबाई कितनी है? लेंथ तो वो क्या होगी? 750 मीटर, 920 मीटर, 1200 मीटर या 1450 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 920 मीटर। 920 मीटर। ठीक है, 920 मीटर। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगभग 500 करोड़ मूल्य की 125 BRO अवसंरचना परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजनाओं में 28 सड़कें हैं, 93 पुल हैं, 4 अन्य कार्य भी शामिल हैं जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और 7 सीमा राज्यों में स्थित है। उद्घाटन कार्यक्रम लद्दाख में DSDBO रोड पर रणनीतिक श्योक सुरंग स्थल पर आयोजित किया गया है। राजनाथ सिंह ने, देखिए श्योक सुरंग की लंबाई कितनी है? 900 मीटर है। यह दौलत बेग औल्दी तथा अल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में गलवान युद्ध स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन भी किया है और 2025 की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कनेक्टिविटी के महत्व पर जोर दिया। भारत की GDP वृद्धि दर 2025-26 की दूसरी तिमाही 8.2% दर्ज की गई है। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में BRO का पूंजीगत व्यय 16,690 करोड़ तक पहुंच गया। क्लियर है ना। तो ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और आपने देखा, समझा। तो ऐसी सारी चीज़ों को आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नोट कर लेते हैं बच्चों ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें मिलती रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। चैनल अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम डेली करंट अफेयर आपको देते रहेंगे। ठीक है। तो मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, आशीर्वाद IAS चैनल पे सभी का स्वागत था और हम लोग मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।